12th क्लास की फिजिक्स मैं तुम लोगों ने मुझसे हर साल में कुछ ना कुछ एक याद हो, हर साल की फिजिक्स में पहली क्लास में एक चीज़ मैं कॉमन पढ़ाता हूँ तुमको, फिजिक्स और नेचर के बारे में पढ़ते हैं ना। और तुमको पता है कि ये तुमको शायद रट चुका होगी, 11th में मास के बारे में पढ़ते हैं, 12th में हम चार्ज के बारे में, है ना। तो अभी हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। काफ़ी कुछ तुम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो उसके बारे में, ठीक है। तो चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज किस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। चार्ज को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सारे फिनोमेना जो है दो प्रॉपर्टी के बेसिस पे एक्सप्लेन किए जा सकते हैं फिनोमेना। तुमको पता है सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए पहले एक थ्योरी बनानी पड़ती है, लॉ बनाना पड़ता है ना। वो थ्योरी और लॉ बनता है, तो फिर आगे उसके बीच मैथमेटिक्स का यूज करके नई नई इक्वेशंस बनती है। तो पहले अब जो देखो बहुत मिसकंसेप्शन होता है लोगों को फिजिक्स पढ़ने में, लोग ये समझते हैं कि टीचर क्लास में कुछ करके दिखा देगा, कुछ प्रैक्टिकल फिजिक्स पढ़ लोगे, नहीं करके दिखा सकता, वो फिजिक्स पढ़ने के बाद का काम है। अभी तुम सिर्फ वो टूल सीख रहे हो जिनसे उन फिनोमेना को समझ सकते हो, है ना। तो तुमको पता है, एक बात तुमको पता चल चुकी है, तो तुम लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करने चाहते हो, तो इसलिए तुम टूल का यूज़ करते हो प्रॉब्लम सॉल्विंग में, बहुत सिंपल से सिचुएशन है ना। तो उसी में से एक टूल का जो सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है जो बाकी सारे टूल्स को समझा पाएगी, वो क्या है, चार्ज। क्या है, पूरी 12th क्लास की फिजिक्स चार्ज के अराउंड ही कंसंट्रेटेड है। पहला क्या है, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट पर हुआ, तो उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है सराउंडिंग में, उसकी डिटेल स्टडी होगी। फिर होगा चार्ज इन मोशन, मोशन के कारण एक नया फिनोमेना प्रोड्यूस होता है, तुम लोगों को पता है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। फिर करंट के कारण एक और फील्ड प्रोड्यूस होती है सराउंडिंग में, मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं उसको, अब ये नहीं कि करंट प्रोड्यूस हो रहा तो मैग्नेटिक फील्ड ही प्रोड्यूस होगी, तब इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही है, ऐड ऑन हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर चार्ज एक्सेलरेट भी करने लगे मोशन में, तो एक मैक्सवेल थ्योरी पढ़ी है तुम लोगों ने, जिसके कारण रदरफोर्ड का रदरफोर्ड का जो मॉडल था वो रिजेक्ट कर दिया गया। क्या बोलता है मैक्सवेल थ्योरी कि एक्सेलरेटिंग चार्ज रेडिएट एनर्जी, रेडिएट, अब एनर्जी रेडिएट करेगा तो क्या होगा, यहाँ भी एनर्जी रेडिएट होगी, कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे, फिर जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे तो आगे देखेंगे कि उसका एक पोर्शन है, वो पोर्शन यूज होता है हमको देखने में, हमें देखने में हेल्प कर रहा है, जिसको तुम लोग लाइट बोलते हैं, विजिबल लाइट। अगर तुम लोग को ध्यान हो तो 10th क्लास में पढ़ाया था, उसकी वेवलेंथ की रेंज कितनी थी, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। देखो ईएम वेव की अलग अलग रेंज है, एक इंफ्रारेड का होता है, एक अल्ट्रावायलेट, एक एक्सरे, एक विजिबल लाइट, है ना। तो विजिबल लाइट वाला पोर्शन हमें देखने में हेल्प कर रहा है, और उस पोर्शन की स्टडी को हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। फिर यहाँ चार्ज का रोल खत्म हो जाता है, चार्ज से रिलेटेड। अब आगे आपकी दुनिया की सबसे बड़ी बहस पे जो 400 साल तक चली कि लाइट का नेचर पार्टिकल है कि वेव है, तो इसलिए हमने दो पार्ट में बांट दिया, पार्टिकल या रे ऑप्टिक्स, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। फिर लास्ट में ये खत्म हो जाता है, तो पिछले 100 साल में जो 126 सालों में जिसको हम बोलेंगे, जिस फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ है, जिसके लिए एक्साइटमेंट रही है, आज की डेट में नई फिजिक्स का डेवलपमेंट हो रहा है, नई चीज़ काम हो रहा है, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पहले जिस पर काम होता है वो था कंप्यूटर साइंस, ठीक है, तुमको पता है टेक्नोलॉजी में। और कंप्यूटर साइंस से पहले जिससे अच्छे लेवल पे काम हो रहा था वो थी क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, स्टीफन हॉकिंग तो उसके सबसे बड़े साइंटिस्ट थे, तुमको पता है, ठीक है। उसके अब क्वांटम फिजिक्स से स्टीफन हॉकिंग से पहले जो उसके इसमें 4 फादर्स थे, वो कौन थे, आइंस्टीन, नील्स बोर, डी ब्रोगली, उनकी थ्योरीज को पढ़ेंगे, टॉपिक रहेगा हमारा मॉडर्न फिजिक्स। फिर लास्ट में एक टॉपिक और होता है, इनफैक्ट 2 टॉपिक होते थे, आज अब एक टॉपिक उन्होंने निकाल दिया, पूरी तरीके से निकाल दिया, और एक टॉपिक को बिल्कुल आधा कर दिया, सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन। अब ये सेमीकंडक्टर और कम्युनिकेशन क्यों पढ़ते हैं, इसको भी समझ लो। 2 ब्रांचेस है फिजिक्स की, जो इनफैक्ट इंजीनियरिंग की 2 ब्रांचेस है जो सबसे ज़्यादा मॉडर्न साइंस में यूज है। एक है कंप्यूटर साइंस, तीसरी है, दूसरी है कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर
साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक है और कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। हो सकता है, मेरा बहुत ज़्यादा मेरी एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट एनसीईआरटी रिवीजन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड हो जाएगा, क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ये 50 साल पुराने टॉपिक हो चुके हैं। पढ़ना इनको भी है, ऐसे नहीं कि नहीं पढ़ना, बट ये उस बात के बारे में पढ़ा रहे हैं जिसकी डेवलपमेंट आज से 50-60 साल पहले शुरू हो गई। तो पिछले 20 सालों में जिसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है, अब एक चैप्टर दूसरा ऐड ऑन हो जाएगा जैसे ही एनसीईआरटी रिवाइज हो। तो देखो इस तरीके से हो गया पूरी फिजिक्स। तो सबसे पहले शुरू करेंगे चार्ज एट रेस्ट, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, है ना। अब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, तो चार्ज है क्या? तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन के पास दो प्रॉपर्टी है, चार्ज एंड मास। प्रोटॉन के पास दो प्रॉपर्टी है, चार्ज एंड मास। न्यूट्रॉन के पास प्रॉपर्टी है सिर्फ मास। तो दो चार्ज जो है उन दो बेसिक प्रॉपर्टीज में से है जो कि फंडामेंटल पार्टिकल पे एग्जिस्ट कर रही है, और इस प्रॉपर्टी के कारण बॉडीज आर एबल टू एक्सर्ट एंड एक्सपीरियंस, एक्सर्ट एंड दूसरे पर अप्लाई भी कर पा रही है और खुद एक्सपीरियंस भी कर पा रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लिखो, चार्ज इज बेसिक एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, बेसिक एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी exist on fundamental particles called electron and proton. इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? पढ़ा है तुम लोगों ने 10th क्लास में, इसके बारे में बता सकते हो? इंट्रिंसिक का मतलब जो ऐसी चीज जिसको आप किसी बॉडी से मूव नहीं कर सकते, ठीक है? बॉडी ऑर्गन से तुम्हारे इनको हटा नहीं सकते ना, ठीक है? ऐसा तो नहीं कि सलमान खान की मूवी देखने जा रहे हो तो दिमाग घर तरफ चले जाओ, कर सकते हो, उनकी जरूरत है कर लीजिए, बट कुछ ऐसा कर सकती है। पर तेरा फेवरेट है ना सलमान खान, मुझे लगता है, ठीक है? तो सुनो, या तो मतलब उसको आप रख नहीं सकते अपनी बॉडी से हटा। सिमिलरली चार्ज को भी आप किसी भी एलिमेंट से, किसी भी मैटर से, किसी से हटा नहीं सकते। चार्ज है तो मास है, चार्ज है तो मास है, मास है तो चार्ज जरूरी नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसमें चार्ज नहीं है। तो आपने चार्ज को खत्म कर दिया, चार्ज को हटा दिया तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हटा दिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हटा दिया तो एटम फिनिश। तो इसलिए उसको आप इंट्रिंसिक पार्ट है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है? क्लियर? इंट्रिंसिक का मतलब होता है कैसी प्रॉपर्टी जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता, दैट इज इंट्रिंसिक। नेक्स्ट आगे क्या थे? एंड ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी बॉडीज आर एबल टू एक्सर्ट एंड एक्सपीरियंस electromagnetic force, experience the electromagnetic force. ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये क्या है तुम्हारा? चार्ज की बात, ठीक है? किस पे एग्जिस्ट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जिसके कारण क्या हो रहा है? एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है? अब बात आती है चार्ज एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे, तो बहुत सिंपल सी सिचुएशन है, जब इलेक्ट्रॉन
तुमको पता है, इतनी बार बताइए बात, फिजिक्स में दो तरीके से फिनोमेना को प्रूव किया जाता है, एक ऑब्जर्वेशन से, एक मैथमेटिकल प्रूफ से। ऑब्जर्वेशन से क्या होता है कि उसको इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स पे, मल्टीपल पेयर्स पे उस फिनोमेना को ऑब्जर्व किया गया और वो आ रहा है सेम आ रहा है। जब सेम आ रहा है तो उसको क्या बना दिया, एक लॉ बना दिया। मैथमेटिक्स के अंदर एक मैथमेटिकल प्रूफ हो जाएगा फिजिक्स के अंदर। तो ये ऑब्जर्व फिनोमेना है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में जो भी चार्ज है उनका नेचर अपोजिट है। ये हो सकता है कॉमन बॉडी को इलेक्ट्रॉन अगर अट्रैक्ट कर रहा हो तो उसी बॉडी को प्रोटॉन रिपेल करे। तो नेचर क्या है, अपोजिट है। साथ साथ ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जो स्ट्रेंथ है ना, अमाउंट ऑफ चार्ज है दोनों के अंदर वो सेम है। तो पहली प्रॉपर्टी है, देखो नेचर ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज अपोजिट। नेचर ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज गुड बेटा, ऑपोजिट है ना, एंड हैव इक्वल स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। स्ट्रेंथ मत बोलो, मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब तुम लोगों ने इतना यूनिट डायमेंशन पढ़ा है, तो चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड है, अमाउंट है, तो एक क्या चीज और होगी, यूनिट भी होगी, यूनिट भी होगी, हाँ है ना। उसके बिना तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन नहीं कर सकते, तो बता ही सकते कितना है। तो तुमको ये बात भी पता है कि चार्ज की यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, कूलम, क्या है कूलम, है ना। उसका सिंबल होता है जो बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। दुनिया में इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एग्जिस्ट करता भी है तो स्टेबल नहीं है, उसका लाइफ टाइम बहुत ही कम है, कुछ नैनो सेकंड में वो चार्ज, वो क्वांटिटी फिनिश हो जाएगी। इनको हम क्वार्क्स बोलते हैं, पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है क्वार्क्स के ऊपर, बस उसी का जिक्र है, क्वार्क्स को लेके एक क्वेश्चन है क्वार्क्स के अंदर, वो बता देंगे, पढ़ा दूंगा तुमको, ठीक है। तो पहली चीज तो, और वो भी हटा दी आज की डेट में, एनसीईआरटी रिवाइज हुई थी ना, उसको हटा दिया, एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। तो पहले तो ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है, दुनिया में इससे छोटा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। देखो ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। अब जो ध्यान से, अब नेमिंग की बात आती है, जब नेचर अपोजिट है इसका, तो अपोजिट नेचर का नाम कैसे हो सकता है, मोटा पतला, लंबा छोटा, है ना। तो सिमिलरली रैंडम डिसीजन था कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज को नेगेटिव बुलाएंगे और प्रोटॉन के चार्ज को, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। हो सकता है प्रोटॉन का चार्ज नेगेटिव कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और तुम लोगों ने जितना 10th क्लास में पढ़ा है, तुमको बताया भी, ये पता है अगर ये होता तो शायद बेटर सिचुएशन कि करंट की 2 डायरेक्शन बना हो जाती है स्टार्ट से, पर करेंगे इस बारे में बात, ठीक है। बट अभी क्या है, ये बड़ा रैंडम डिसीजन कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को नेगेटिव और प्रोटॉन के चार्ज को, देखो सिंस दे हैव अपोजिट नेचर, प्रॉपर्टी नंबर 2, सिंस दे हैव अपोजिट नेचर, so their charge are named as electron has negative charge and proton has positive charge.
अब यहाँ पे एक चीज समझो, एक और ऑब्जर्व फिनोमेना है। वो ऑब्जर्व फिनोमेना क्या है कि लाइक पॉइंट चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक पॉइंट चार्जेस। अब यहाँ पे ये पॉइंट चार्जेस से मतलब क्या है? देखो रियल में जो लाइक चार्जेस है वो रिपेल ही करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ही करते हैं। लेकिन एक ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि रियल चार्जेस अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब वो कैसा है मैं तुमको पहले ही बता दूं। मान लो कि एक बहुत बड़ा चार्ज है जिसके पास काफी हाई डेंस चार्ज है, उसके सामने एक छोटी चार्ज बॉडी है जिसपे भी पॉजिटिव चार्ज है और ये कंडक्टर है। क्या है? इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है। इस बड़े चार्ज के हाई पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या हुआ कि इस छोटी चार्ज बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होकर इधर आ गए, फ्री इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गए और पॉजिटिव चार्जेस इधर चले गए। मतलब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये नहीं इसका चार्ज नेगेटिव है, नेट चार्ज नेगेटिव है। इसका नेट चार्ज, इस पर ज्यादा चार्ज किसका है? पॉजिटिव का है और कम चार्ज नेगेटिव का। तो ज्यादा चार्ज क्या हुआ? पॉजिटिव। बट अभी बाय इसके इंडक्शन इफेक्ट के कारण, इसके इफेक्ट के कारण ये नेगेटिव चार्जेस इसके पास आ। अब हो सकता है कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन हो और इसमें जो रिपल्शन हो, ये अट्रैक्शन जो है रिपल्शन से ज्यादा हो। तो नेट फोर्स क्या होगी? अट्रैक्शन की रिपल्शन और ये लाइट चार्ज के इनका और ये क्या कर रहे हैं? हाँ बोलो। अरे तो मैंने बोला ना ये बहुत पास में आ गए, ये बहुत पास में आ गए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं भाई? मान लो इसने फोर्स दे दी 0.7 न्यूटन अट्रैक्शन और 0.6 न्यूटन रिपल्शन, बचा क्या? 0.1 न्यूटन अट्रैक्शन बचा तो है ना। नेट फोर्स की बात होती है ना। नेट फोर्स क्या है? अट्रैक्शन। तो नेट चार्ज क्या है दोनों का? पॉजिटिव सेम। तो अब क्या करें बताओ? तो ये तो रूल को ब्रेक कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बहुत दूर चला जाए इससे, इसके सामने ही ना आए और इंडक्शन का इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाए, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज ऐसे फैला रहेगा, नेगेटिव चार्ज पास नहीं आएगा और ये क्या करेंगे? रिपेल। क्या करेंगे? जब ये इससे दूर चला जाएगा तो इसके लिए क्या है? पॉइंट बन जाएगा। क्या बोला स्टार्टिंग में? स्टेटमेंट पॉइंट चार्जेस। फिजिक्स में तुमको पता ही है पॉइंट का मतलब रिलेटिव है ना। जरूरी नहीं कि कोई पॉइंट है तो एक चीटी दूसरी चीटी के लिए पॉइंट नहीं, उसके लिए वो उसकी जैसे एक दूसरा जो भी है इंसान है जो भी है उसके जैसे ही है, उसके साइज का है ना। दोनों आपस में बात करते होंगे, खेलते होंगे, पर तुम्हारे लिए वो एक पॉइंट। समझ गए? इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल है। इमेजिन करो तुम्हारा एडमिशन हो, तुम छोटे बच्चों केजी में पढ़ते हो, तन्मय क्लास में सबसे बदमाश बच्चा, सबसे बदमाश, गंदी गंदी आदतें, बच्चों का टिफिन खा जाता है, टीचर की कॉपी फाड़ देता है, ऐसी ऐसी आदतें, ठीक है। और अतुल्य क्लास में पीछे निकल जाता है ना। अब क्या हुआ? अतुल्य के पापा ने बोला बेटा तन्मय से दूर रहे, है ना। इसके लिए क्या बन जाओ? पॉइंट। समझ गए? तो तन्मय पे अतुल्य पे तन्मय का इफेक्ट समझ में आया कि नहीं? और अगर अतुल्य तन्मय से दोस्ती करेगा तो तन्मय अपने शातिर दिमाग से अतुल्य को बदल लेगा। अब तो वही चीज है। रियल नेचर क्या है? उसका नेचर ऐसा है, इसका नेचर ऐसा है। बट अगर एक दूसरे के से पास आएंगे तो इंडक्शन से नेचर चेंज हो। तो हम श्योरिटी से कि ये रिपेल कर रहे हैं या ये बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पॉइंट। लिखिए इट इज है, हाँ, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट
like point charges always repel each other. Observed और point को अंडरलाइन कर देना. Unlike point charges, always attract. ठीक है, ये पॉइंट चार्जेस इंडक्शन वाली बात ना अभी पढ़ेंगे. मैं लिखवाऊंगा सारी चीज जब हम इंडक्शन इफेक्ट पढ़ेंगे. ठीक है, क्या नहीं, फोर्स तो फोर्स एग्जिस्ट करती है पर चार्ज कॉन्फिगरेशन ये नहीं कर सकते ना. फोर्स एग्जिस्ट करना तो नेचर का पार्ट है. चार्ज है, दूसरे एक दूसरे के सामने आ रहे हैं तो फोर्स तो इररिस्पेक्टिव की फोर्स का मैग्नीट्यूड कम है कि ज्यादा है. बट पॉइंट बात ये नहीं कि नेचर ही चेंज हो जाए, है ना, वो बात होती है. ठीक है, देखो बाय पॉइंट चार्जेस वी मीन that the separation between the charges is very very large as compared to their size. करेंगे, ठीक है.